तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का इस इकोनॉमिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस चैनल पर बात करते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के बारे में। इकोनॉमी का कोई करंट अफेयर का मुद्दा है उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने देखी होगी, तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज मैं बात कर रहा हूँ 8 जून की। सबसे बड़ी न्यूज़ क्या थी कि आरबीआई की जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, क्या होती है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एमपीसी। 6 मेंबर होती है, 6 मेंबर, 6 सदस्य आरबीआई की एक एमपीसी होती है, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं, शशिकांत दास जी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 माह में एक बार मिलती है, 2 मंथ में एक बार मिलती है और कुछ डिस्कस करती है और मेजोरिटी से निर्णय लेते हैं कि देश में रेपो रेट वगैरह क्या होगा, रेपो रेट वगैरह क्या होगी। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे इसमें डिसीजन लेता है और क्या क्या डिसीजन आज लिए गए आज की कमेटी में, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक दो पॉलिसी होती है पूरे देश में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, पूरे देश में या इकोनॉमिक्स में 2 पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फर्स्ट, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। अब इसका नाम से स्पष्ट है क्या? राजकोष मतलब सरकारी खजाना। तो ऐसे कुछ ना कुछ नीति का चक्कर किससे है? गवर्नमेंट के खजाने से। तो गवर्नमेंट के खजाने में क्या काम होता है? आय, कुछ तो पैसा इनकम होता है भाई। खजाने में 2 ही काम होता है, उसमें या तो पैसा रखते हैं या उससे निकालते हैं। तो इनकम, कुछ एक्सपेंडिचर। तो समझ में आ रहा है क्या होता है? कुछ चक्कर। इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ बात करते हैं हम? तो बेसिकली ये बजट के रूप में एक्सप्रेस होता है। तो बजट के रूप में कुछ तो इनकम कर सकती है। इनकम कहाँ से होती है? टैक्स वगैरह से होती है। एक्सपेंडिचर कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी पे होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पे होते हैं। तो इस फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट जनता पे खर्चा करती है, नरेगा चलाती है, मुफ्त में गेहूँ वगैरह बांटती है। अब इस नीति में जब चाहे गवर्नमेंट अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकती है। कई बार देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है तो टैक्स कम कर सकती है। जनता को मतलब वेलफेयर करना है तो जनता पे खर्चा बढ़ा सकती है, नरेगा चला सकती है, दूसरी कोई और योजना चला सकती है, जनता के हाथ में पैसा दे सकती है। अभी मोदी जी ने कर दिया, वो 6,000 रुपये क्या किसानों को खाते में डाले जाएंगे। तो इस पॉलिसी के माध्यम से आम आदमी के जेब में पैसा डाल सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकती है। टैक्स बढ़ा देगी तो जेब से पैसा निकाल लेगी और क्या करेगी, और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी गवर्नमेंट तो जेब में पैसा भी डाल सकती है। तो दोनों काम इससे हो सकते हैं। ऐसे एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये बेसिकली इसको कौन बनाता है? ये तो राजकोषीय नीति तो आप सबको जानते हो, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, निर्मला ताई। हर साल बजट लेके आते हैं संसद में। ऐसे ही दोस्तों एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जिससे इंडिया में कौन, क्या नाम है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है बात यहाँ तक। अब कैसे इसका मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली ये आरबीआई, कई सारे बैंक होते हैं। बैंक का क्या काम होता है? जनता को लोन देना। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाता है। लोन को सस्ता महंगा किया जा सकता है, इन लोन की मात्रा कंट्रोल में की जा सकती है। जैसे सपोज करो आरबीआई क्या करे, कुछ रेट बढ़ा दे तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो कम लोग लोन लेंगे। आरबीआई कुछ रेट सस्ती कर दे तो लोन सस्ते हो जाएंगे, तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे। तो ऐसा मार्केट में इसे कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब आम आदमी की जेब में कितना पैसा है उसको इम्पैक्ट डाल सकती है। लोन महंगे हो जाएंगे तो लोन नहीं लेंगे, तो आम आदमी की जेब में पैसा कम हो जाएगा। लोन सस्ते हो जाएंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये खेल होता है। बेसिकली इसको कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो अब हम बात आगे करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। अभी आप धीरे सब समझ जाओ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे ये काम करती है, कैसे महंगाई घटती बढ़ती है, सब कुछ बढ़ाऊंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। क्या होता है? मनी सप्लाई को, पैसे के बाजार में जो आम आदमी के पास पैसा है उसको कंट्रोल करना, ताकि जिससे क्या हो, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। कल हमने पढ़ा था कि महंगाई में क्या होता है? बेसिकली महंगाई में क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, आम आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है? डिमांड ज़्यादा करता है, डिमांड ज़्यादा करता है, सप्लाई नहीं बढ़ पाती तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करे ताकि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब पुराने जमाने में वंस अपॉन अ टाइम ये मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली काम कौन करता था? आरबीआई करता था। आरबीआई की तरफ से आरबीआई का गवर्नर,
ये डिसीजन लेता था कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनेगी, क्या उसके रेट होंगे, सब कुछ यही डिसाइड किया करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया वो दुनिया के कई देशों में कि एक आदमी जो निर्णय लेता है वो गलत हो सकता है, एक आदमी के पास इतनी समझ में कमी होती है, तो हमेशा डिसीजन क्या होता है, ज़्यादा लोग लेने चाहिए। अभी गवर्नमेंट में देखो आप, जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं कहाँ लेते हैं, कैबिनेट में लेते हैं, ज़्यादा लोग हो ज़्यादा राय देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तो उससे क्या होता है, डिसीजन सही ले पाते हैं। तो आरबीआई में भी यही मांग हुई, तो बीच में गवर्नमेंट ने क्या बनाई, एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई। क्या करी, उर्जित पटेल कमेटी करी थी, लगभग 2014-15 की बात होनी चाहिए। इस उर्जित पटेल कमेटी ने यह निर्णय दिया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए केवल गवर्नर नहीं, एक कमेटी बनाओ, मॉनेटरी, इसको क्या कहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहेंगे। इस कमेटी को बनाओ और यह कमेटी क्या करे, डिसीजन ले, केवल गवर्नर नहीं। तो इसी की अनुपालना में ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मानी। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई जो एक्ट था 1934, उसमें अमेंडमेंट किया और इस एक्ट में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जोड़ी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक संवैधानिक होगी, स्टेचुरी बॉडी होगी। क्यों? क्योंकि एक्ट के माध्यम से लागू की गई है। और ये 6 मेंबर इसमें बनाए, इसमें 3 तो आरबीआई से होंगे। कौन कौन होगा, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक और अधिकारी, और 3 होंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन, जो इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, कोई बड़ा प्रोफेसर है, बड़ा इकोनॉमिस्ट है, ऐसे लोग गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। इन 3 एक्सटर्नल को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। इसका अध्यक्ष दोस्तों ये आरबीआई का गवर्नर ही होता है आज भी। तो ये एमपीसी क्या होती है, 6 मेंबर होती है। 3 तो कहाँ से आएंगे, आरबीआई से आएंगे। 3 इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेंबर, बाहर के लोग जिनको कौन अपॉइंट करती है, एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, ये भारत सरकार अपॉइंट करेगी। और सारा डिसीजन कहाँ से होगा, मेजोरिटी से होगा, ऐसा नहीं। डिसीजन कहाँ से होगा, मेजोरिटी से होगा। 6 है तो 6 में से 4 जो कहेंगे वो काम किया जाएगा, बाकी काम नहीं किया जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये 6 में से एक आरबीआई गवर्नर है, वही इसका एमपीसी का अध्यक्ष होता है। वही एंड में जब 6 लोग मिलकर बैठते हैं, निर्णय ले लेते हैं कोई, फिर उसको क्या करता है, बाद में टीवी पर सबके सामने आके उसको आरबीआई गवर्नर साहब रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। डिसीजन तो कहाँ से होगा, मेजोरिटी से होगा। ये हर 2 माह में एक बार मिलती है, 2 मंथ में एक बार मिलती है मुंबई में। जब भी ये मिलती है तभी चर्चाओं में रहती है। हमेशा जब मिलती है 3 दिन के लिए मिलती है। इस बार 6 जून को, 7 जून, 8 जून, ये 3 दिन तक मिली। और लास्ट दिन फिर क्या होता है, लास्ट के दिन जो गवर्नर साहब हैं वो अपनी स्पीच देते हैं कि हमने क्या क्या डिसीजन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिया। यहाँ तक बात तो ये पूरी राम कहानी होगी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो दोस्तों जैसा कि ये अभी हमारा चल रहा है फाइनेंशियल, कौन सा चल रहा है बताओ, 23-24, 2023-24 के दिन। तो इस 2024-24 कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च, कब तक चलेगा बताओ, 2024 तक। ठीक है। तो इसके पहली मीटिंग तो कब हुई थी, पहली मीटिंग तो एमपीसी की अप्रैल में हुई थी, जब साल स्टार्ट, नया ईयर स्टार्ट होते हुई। फिर अब हर 2-2 महीने में होती है, तो अप्रैल मई के बाद हम जून में होगी, अब जून जुलाई के बाद में अगस्त में होगी। तो इस प्रकार से 2-2 महीने में मीटिंग चलती रहती है। तो लेटेस्ट में न्यूज़ यही है कि आज जो है ना, 8 जून को, ये जून में जो सेकंड मीटिंग थी, सेकंड बाई मंथली मीटिंग कहेंगे इसको, सेकंड बाई मंथली मीटिंग थी एमपीसी की, उसमें कुछ डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन के बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप सब लोग एमपीसी के बारे में समझ गए होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है। पूरी रामकहानी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। देखो हम देख सकते हैं हाउ द एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मेजोरिटी से निर्णय लेती है वोटिंग के माध्यम से। 6 लोग हैं, ये शशांक बिड है, ये एक्सटर्नल मेंबर है, असीमा गोयल है, ये प्रोफेसर जयंत वर्मा है, ये तीन आरबीआई से शशिकांत दास जी है, ये गवर्नर है आरबीआई के, ये माइकल देवावत पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर है, ये डॉक्टर राजीव रंजन, ये इसी में ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो 6 लोगों ने मिलकर निर्णय लिया, क्या लिया, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इसका जो डिसीजन लिए वो सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो फिर आरबीआई गवर्नर साहब ने आके हाथ जोड़ ले, हाथ नहीं जोड़ ले, बेसिकली स्पीच देंगे कि एमपीसी में क्या क्या डिसीजन लिए, वो सब आगे यहाँ पर ये बताते हैं बाद में। सुबह 10 बजे हमेशा फिक्स होता है, 10 बजे सुबह ये अपनी स्पीच सबके सामने देते हैं और उसको हम सुन सकते हैं। हमेशा सुनता हूँ मैं तो। की हाईलाइट कुछ है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे शुरुआत करते हैं दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मैंने बता दिया, बाई मंथली होती है, हर 2 मंथ में एक बार होती है। ये सेकंड बाई मंथली मीटिंग थी, सेकंड इस साल की। फर्स्ट कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी। अब लेटेस्ट में कौन सी हुई, जून में हुई।
एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, मेजोरिटी से डिसीजन होता है वोटिंग के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात जिसका हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था, सब बिजनेसमैन से लेकर सब कुछ देश में, वो था रेपो रेट को लेकर गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को लेकर एमपीसी क्या डिसाइड करेगी। दोस्तों रेपो रेट एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो रेपो रेट कहते हैं किसको है, ये पॉलिसी रेट है इंडिया में। अभी इसको बताएंगे पॉलिसी रेट का क्या मतलब होता है, 1 मिनट के लिए इसको ध्यान रखें। पॉलिसी रेट होता है, देखो भाई आरबीआई भारत में सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा संस्था है, रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। इसके अंडर में सारे बैंक होते हैं। तो ये बैंकों को क्या होता है, कई बार पैसों की आवश्यकता होती है, फिर ये आगे क्या करते हैं, कंज्यूमर को लोन देते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, क्या करते हैं, लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो जो बैंकों को आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है, जिस बैंक उस पर कुछ ब्याज लेगा, वो ब्याज को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट से क्या समझे कि आरबीआई द्वारा बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन दिया जाता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब मुझे इतना बता दो, 2 केस, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब रेपो रेट सपोज करो, एक स्थिति है 4%, दूसरी स्थिति है 2%, तीसरी स्थिति है सपोज करो 7%। अब ये रेपो रेट 4% का क्या मतलब है, आरबीआई, बैंक, कंज्यूमर, ये 3 चीजें यहां पर एंटर करती है। सपोज करो रेपो रेट आरबीआई बैंकों को 4% पे लोन दे रहा है, तो अब इस 4% में लोन ले लिया। अब आरबीआई को, बैंकों को अपना क्या निकलना, मार्जिन निकलना पड़ेगा, अपने स्टाफ की सैलरी वगैरह, तो इसमें कुछ जोड़ के 7% में लोन दे रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, 7% कर दी, तो अब क्या होगा, अब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया कितने पे, 7 पे, तो जाहिर सी बात है 3% तो इसको मार्जिन रखना बैंक को, तो ये कंज्यूमर को कितना लोन देगा, 10% पे देगा। अब मुझे बताओ लोन महंगा हुआ नहीं हुआ, लोन महंगा हो गया। तो एक बार बताओ, जब लोन महंगा हो जाएगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, लोन लेना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो कई लोग सर लोन नहीं लेंगे कि जब सस्ता होगा तब लोन लेंगे। तो जब लोन नहीं लेंगे, सब को मोटरसाइकिल लोन था, हर लोग को लग रहा था सस्ता मिल रहा है, 6-7% ले लो ले लो ले लो और बाइक खरीद लो। लेकिन अब लग रहा है कि लोन महंगा हो गया यार, अब मैं बाइक कभी नहीं खरीदूँ, साल बाद 2 साल बाद जब लोन सस्ता होगा तब खरीदूंगा। तो बताओ मुझे, जो चीज़ों की डिमांड कम होगी नहीं होगी, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो मुझे बताओ महंगाई जो बढ़ रही थी डिमांड की वजह से, वो महंगाई कम कंट्रोल होगी नहीं होगी, हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है, लोन महंगा कर देता है और रेपो रेट को बढ़ा के लोन महंगा कर देता है, जिससे क्या होती है, महंगाई कंट्रोल में आती है। इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, 2% कर दिया, तो अब क्या होगा, बैंक कितने में लोन देगा बताओ, बैंक कंज्यूमर को देगा 5% पर, लोन सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता हो जाएगा, हर आदमी लोन लेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो देश में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फिर कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ग्रोथ, देश में ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, ठीक है बात। तो जैसे जैसे स्थिति, जैसा जैसा सीन होता है आरबीआई वैसा वैसा डिसीजन लेता है। जैसे कि कोरोना काल में देश में फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, काफी बेरोजगारी बढ़ने लग गई थी, तो इसने क्या किया, लोन सस्ता कर दिया, रेपो रेट बहुत सस्ती कर दी ताकि बिजनेसमैन लोन ले और अपना बिजनेस को ग्रोथ कराए। लेकिन आप सबको पता है कि 2020 के बाद में 2021 के आसपास पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। 2021 के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी, कमोडिटी प्राइसेस, गेहूं, चावल, सबका, क्रूड ऑयल, सबके दाम बढ़ गए थे। फिर यूक्रेन वॉर आ गया था, तो दुनिया का हर बैंक क्या कर रहा है, अभी रेपो रेट बढ़ा रहा है अपनी अपनी, ठीक है, महंगाई से लड़ने के लिए। तो भारत में भी क्या किया आरबीआई ने, मई 2022 के बाद, मई 2022 से लगभग 250 बिंदु, 250 बीपीएस कितनी रेपो रेट बढ़ा दी। रेपो रेट पूर्व में कितनी होती थी, 4% होती थी, वो बढ़ा के कितनी कर दी, 6.50% कर दी। लेकिन फिर अप्रैल 2023 में और जो अभी लेटेस्ट जून में, अब क्या कर दिया, इसने पॉज कर दिया कि ठीक है, हमने काफ़ी मात्रा में रेपो रेट बढ़ा दी, अब इसको अपना काम करने दो, महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। वैसे भी महंगाई धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो अब और ज़्यादा रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इस वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ये डिसीजन लिया गया कि हम रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे। रेपो रेट क्या करेंगे, अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। जो पहले थी 6.5%, उसको ही उतना ही रहना देना चाहिए, इसमें न तो कमी की जरूरत है न बढ़ाने की जरूरत है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका पहला डिसीजन, सबसे मेजर डिसीजन होता है दोस्तों, वो रेपो रेट के संबंध में होता है, जिसमें इसने कोई चेंज नहीं किया, 6.5% पर फिक्स रखा, ठीक है, यहाँ तक बात। फिर एक सिस्टम होता है,
देखो आरबीआई की पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं इसको, अभी मैं बताऊंगा। एक तो होती है रेपो रेट, इसके ऊपर होता है बैंक रेट और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब आपको आते होंगे, अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा नहीं। नीचे होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो बैंक रेट हो एमएसएफ में है, बेसिकली वो क्या करते हैं, रेपो रेट से जुड़े रहते हैं। रेपो रेट प्लस 25 बीपीएस, मतलब उससे 0.25% ज़्यादा रहेगा। ये रेपो रेट माइनस 25 बीपीएस रहता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, केवल रेपो रेट को छेड़छाड़ करता है, ये बाकी दोनों तीनों चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती है। सपोज करो ये 6.50% है, तो ये आप बताओ कितना होगा, तो ये 6.75% अपना आप हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये इतना था तो ये दोनों इतने रहेंगे। सपोज करो आरबीआई इसको 6 कर देता रेपो रेट को, तो ये कितना हो जाता 6.25%, ये कितना हो जाता 5.75%। तो पॉलिसी रेट का मतलब इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि आरबीआई केवल इसी को चेंज करता है, बाकी सब इसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पॉलिसी रेट कहते हैं। ये कॉरिडोर होता है रेट का, भाई अपर कितना है 6.75%, ये कितना है 6.25%, गैप कितना है 50 बीपीएस, 50 बीपीएस का गैप है। तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली ये कहलाएगा जो कॉरिडोर का अंतर या गैप। तो यही दोनों बात थी बैंक रेट। अब आज के बाद आपको कभी भी रेपो रेट पता हो तो आप बैंक रेट अपना बता सकते हो, एमएसएफ अपना बता सकते हो, एचडीएफ बता सकते हो। इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट में भी कोई चेंज नहीं किया, जो पहले से चली आ रही थी 3.35% उसको मेंटेन रखा है। इसके बाद एक होता है सीआरआर और एसएलआर, कोई बैंक होता है। बैंक का क्या काम होता है बताओ, बैंक का काम होता है पैसा लेना जमा करना, सिंपल सा बात यही होता है। तो ये बैंक है, बैंक के पास डिपॉजिट आता है पैसा, ठीक है, जिसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो इस बैंक के पास अगर 100 रुपये जमा हुआ तो इसका कुछ पैसा बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास कैश में जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास कैश में जमा करना पड़ता है, इसको कहते हैं सीआरआर। और कुछ पैसा गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऐसे निवेश करना पड़ता है, उसको कहते हैं एसएलआर। तो इसमें आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया, सीआरआर पहले का 4.5% था, वैसा का वैसा बना रहा। एसएलआर जो 18% था वो भी ऐसा कैसे रहा, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जो सीआरआर था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, नो चेंज, 4.50% का 50% ही रहेगा। एसएलआर में भी कोई चेंज नहीं किया, एसएलआर 18% पर मेंटेन्ड है। इसके बाद दो और चीज़ें आरबीआई ने बताई इस रिपोर्ट में, आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि भाई आरबीआई क्या होता है ना, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है तो हमेशा अनुमान लगाता है भविष्य का, कि भविष्य जैसे 2023-24 है, तो इस 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने की संभावना है। आरबीआई कैलकुलेट करता है क्या क्या तो पॉजिटिव है पूरी दुनिया में, क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन करता है। और ये प्रोजेक्शन 6.5% रखा गया है। आप सबको पता होना चाहिए 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, ये तो मैंने पढ़ाया था, 7.2% थी। तो इस साल आरबीआई ने अनुमान लगाया कि जो देश में जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% रहेगी। दोस्तों ये आंकड़ा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमान लगाया, तो 6.5% लगाया। ऐसे एक अनुमान लगाता है महंगाई का, सीपीआई का, कि अगला साल जो ये साल चल रहा है 2023-24 में, इसमें एवरेज जो महंगाई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कितना रहेगा। तो आरबीआई ने अनुमान लगाया कि ये 5.1% रहने की संभावना है। ऐसा अनुमान नहीं लगाते, कई सारी कैलकुलेशन होती है, कई सारे डेटा के आधार पर, उसके आधार पर फिर वो अंतिम निर्णय देते हैं कि इतना रहने की संभावना है, 5.1% की संभावना। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।